नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अंततः एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया। 41 दलों को बुलाया गया था, जिसमें से आधे दल ही जो है टर्न अप हुए थे। बहरहाल कमेटी का गठन कर दिया गया है कि इसको क्यों, कब, कैसे लागू किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट कहाँ से आया और इसमें जो लॉ कमीशन ने सिफारिश की है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और उसमें समाधान क्या खोजा गया है। इस पे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। वो बताएंगे कि लॉ कमीशन ने क्या सिफारिश की थी, यदि कोई विधानसभा बीच में भंग होती है या लोकसभा बीच में भंग होती है तो क्या हो सकता है। रितेश जी, देखिए, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का जो लॉजिक इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाया गया और उसके पक्ष में काफ़ी दल समर्थन में है। लॉ कमीशन मतलब इस देश में कोई भी काम कानून से होगा और इस तरह का कोई चुनाव जिसमें पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, इसके लिए संविधान में बहुत सारे संशोधन की जरूरत पड़ेगी। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लेकर संशोधन की जरूरत पड़ेगी, लोकसभा के कार्यकाल को लेकर जरूरत पड़ेगी और भी कई तरह के संशोधन की जरूरत पड़ेगी। एक मुश्त बहुत सारे संशोधन होंगे। तो देश में जो कानून वगैरह बनाने का काम, उसमें लॉ कमीशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो लॉ कमीशन ने पिछले साल आप याद करें 18 में 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट दी थी, 171 पेज की रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने बहुत डिटेल रिपोर्ट है देश विदेश के दूसरे देशों के इस तरह के मॉडल्स पे। वो देश छोटे हो सकते हैं, भारत जैसे बड़े देश नहीं हैं, लेकिन उसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि चुनाव में जो खर्च हो रहा है, एक लोकसभा चुनाव में 2014 का आंकड़ा चुनाव आयोग ने जो लॉ कमीशन को दिया था, उस चुनाव में 3500 करोड़ रुपया के आसपास खर्च हुआ। एग्जैक्टली 3586 करोड़ रुपया खर्च हुआ लोकसभा के चुनाव में। और उसी चुनाव आयोग के डेटा के आधार पे ही ये बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जब 2014 में विधानसभा चुनाव कराया गया तो टोटल जो खर्च हुआ वो 489 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पर कंस्टिट्यूंसी चुनाव कराने पे 16 करोड़ रुपये खर्च हुए। तो इनका ये है कि जिस चुनाव में, और इन्होंने एवरेज निकाला है कि लोकसभा में चुनाव कराएं और विधानसभा में चुनाव कराएं तो वहाँ क्या खर्च आता है। तो मोटा मोटी वो खर्च जो है आसपास ही होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे दिल्ली में जब चुनाव कराया गया लोकसभा का तो वो कम पड़ा, सस्ता था, उससे तिगुना खर्च हो गया विधानसभा में। लेकिन तो इन्हीं ग्राउंड के आधार पर उन्होंने राजनीतिक दलों से भी चर्चा की। उस जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें लगभग 20-25 राजनीतिक दलों के मंतव्य भी हैं। उसमें कांग्रेस का है कि वो विरोध करती है, उसमें तृणमूल कांग्रेस का है कि वो विरोध करती है, उसमें लेफ्ट पार्टीज़ का, सीपीआई का, सीपीएम का भी है कि हम विरोध करते हैं, और कुछ समर्थन में भी हैं। जैसे आप मान लें शिवसेना को, जो उनके साथ में है, जो अकाली दल उनके साथ है, बीजेडी है, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी भी साथ में है, तो तेलुगु देशम भी साथ में है, नवीन पटनायक की बीजेपी जनता दल भी उनके पक्ष में है। ये सब लॉ कमीशन की रिपोर्ट में है। तो कुछ पार्टियां इस देश में हैं जो आधी से लगभग आधी पार्टियां, आज जो प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें 40 पार्टियों को न्योता दिया गया था, जिसमें 23 पार्टी के लोग आए थे और 3 पार्टियों ने अपना विचार लिखित में भेजा था। तो 23, 3, 26, 14 पार्टियाँ मीटिंग से अब्सेंट रहीं। तो उसमें कांग्रेस भी हैं, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी भी है। जो लोग ये मानते हैं, जो लोग नहीं आ रहे वो ये मानते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। संघीय व्यवस्था है देश में, जहाँ विधानसभा का अलग महत्व है, राज्य की सरकारों का अलग महत्व है और लोकसभा का अलग महत्व है, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का अलग महत्व है, और दोनों चुनाव एक साथ करने की कोई वजह नहीं है। तो लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिश में ये भी बताया कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब जैसे उसने ऑप्शन नंबर ए जो रखा था वो ये रखा था, उस समय चूँकि पिछले साल ही चुनाव से पहले ही आ गया था, लोकसभा से पहले ही, तो इनका ये अनुमान था कि अगर सरकार को कुछ करना हो तो इस चुनाव में करना चाहती हो तो 2019 को उन्होंने एक मॉडल बनाया कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ हमको चुनाव सिंक्रोनाइज करना है, एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ना है, तो सबसे पहले पहल करनी पड़ेगी 2019 में। और 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव तो खुद से ही थे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और तेलंगाना। इसमें इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तेलंगाना का चुनाव पहले समय से पहले करा लिया गया, वहाँ केसीआर ने पहले से करके, तो ये चुनाव एक साथ हो जाते लोकसभा के साथ। इनसे पहले 4 राज्यों में चुनाव हुए जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान थे। इनको ये कह रहे थे कि 5 महीने का एक्सटेंशन देके आप 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ले लो। और कुछ चुनाव जो इनके बाद होने हैं, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये सब चुनाव इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में होने हैं। इनको इन्होंने कहा कि थोड़ा पहले रिजॉल्व करा लो इनसे बात करके। तो ये जो 14 राज्य हैं इनके चुनाव एक साथ हो जाएंगे और फिर आप 2021 में दूसरा फेज स्टार्ट करो। एक चुनाव ये करा लो
और फिर 2019 की लोकसभा से लेकर 2021 तक जिन विधानसभाओं का कार्यकाल है, अब मैक्सिमम उसमें उनका अनुमान है लो कमीशन का कि कर्नाटक को सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी 17 महीने की, तो उनको 17 महीने का एक्सटेंशन दे दो, और जिनका कार्यकाल उधर थोड़ा बढ़ रहा उनको थोड़ा घटा दो, और उन सबको 2021 में चुनाव करा लो। और 2021 में जो विधानसभा का चुनाव हो वो सिर्फ 2014 के जून तक के लिए हो, ठीक, 30 महीने के लिए मैक्सिमम 2024 के लिए, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2019 की लोकसभा चुनाव के साथ जो 4 राज्य पहले वाले और 5 राज्य बाद वाले, ये सब, और 5 राज्य पहले वाले, साथ वाले, 4 राज्य बाद वाले और 5 राज्य ये जो इनके बाद होने थे, ये सब मिल के 14-15 राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएं, और फिर 21 में 15-16 राज्यों के चुनाव हो जाएं, और ये जो 21 वाले चुनाव हैं ये 2024 में लोकसभा के फिर चुनाव के साथ आता है। उनकी विधानसभाओं का जो गठन हो वो बचे हुए समय के लिए 30 महीने के आसपास के लिए हो। एक मॉडल ये था। दूसरा इनका ऑप्शन ये था कि अगर ये ऑप्शन लोगों को पसंद आए तो प्लान बी हमारा ये है कि आप सेकेंड ऑप्शन में ये ले लीजिए कि जो इलेक्शंस हैं ये आसपास वाले जो अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में हुए वो 5 राज्यों में हुआ है, जो लोकसभा के साथ ही 5 होते हैं वो, और जो कुछ महाराष्ट्र वाले हैं, इन 12 को एक साथ कर लें और इनका इलेक्शन करा लें, और जो बचे हुए हैं उनका इलेक्शन 2021 में कराएं, एक साथ ला के मिलाएँ वैसे ही, लेकिन फिर साल में मतलब 5 साल में 2 बार चुनाव होंगे। एक बार 2019 में हुआ तो 24 में होगा, फिर 2021 का चुनाव 2026 में होगा। तो इस तरह से कम हर साल जो चुनाव लगा रहता है, हर साल 5 चुनाव 6 चुनाव हो रहे हैं, उसको ये दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है 5 साल पे ना हो तो 2.5 साल का बांट लेते हैं, 2.5 साल आधा देश वोट करे, 2.5 साल आधा देश वोट करे। ये उनका प्लान बी था। और प्लान सी ये है कि अगर ये ऑप्शन भी ना पसंद आए तो कम से कम 1 साल में होने वाले सारे चुनाव को एक साथ कर लिया जाए। ओके, मतलब इस साल अगर अब जैसे इसी साल आप देखिए कि मान लीजिए अप्रैल मई में लोकसभा का हम चुनाव मई में भी लोकसभा के हुए और 3 राज्यों में होने जा रहा है, और अभी फिर हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, तो उनका ये कहना है कि कम से कम 1 साल के चुनाव को एक साथ कर लो ताकि कुछ खर्च बचे। ये इनके 3 ऑप्शन थे, और इस ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने टेबल्स वगैरह भी बना रखे हैं कि अगर हम प्लान ए के हिसाब से चलते हैं तो हमको आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना और लोकसभा में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो चेंज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में, जिनको 5 महीना पहले, और दिल्ली को 8 महीना पहले भंग करना पड़ेगा, और जिनको थोड़ा एक्सटेंशन देना पड़ेगा वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है। तो ये सारे लोग 4, 4, 8 और 5, 13 राज्य और लोकसभा एक साथ हो सकते हैं, और जो बचे हुए हैं 16-17 राज्य वो 2021 वाले साइकिल में आ जाए। तो कुल मिला के 3 उनके पास प्लान है। प्लान ए के हिसाब से 14 राज्य 2019 का चुनाव एक साथ। प्लान ए तो उनका इसलिए निकल गया कि अब तो चुनाव हो चुका, प्लान ए तो निकल चुका, लेकिन जब भी अमल हो इस पर, अगर इस पर कोई सहमति बनती है, रोड मैप बनता है, तो लॉ कमीशन की सिफारिश पे सारे लोग गौर करेंगे। लॉ कमीशन कानून बनाने का रास्ता तो लॉ कमीशन के रास्ते से गुजरेगा ही, तो उसकी सिफारिश अगर है तो उसने 3 प्लान तो दे ही रखे हैं। या तो आप एनुअल चुनाव तय कर लो कि हर साल इस साल ये 5 राज्य के चुनाव होंगे या 6 राज्य के होंगे, लेकिन ये सब चुनाव एक साथ होंगे। चलिए, ये बात तीनों ऑप्शन तो समझ में आ रहा है, और इस पर कमेटी बन गई, स्वाभाविक है कि वो भी इस पर गौर करेगी जी। लेकिन इसमें यदि बीच में चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा भंग होती है तो इसमें इन्होंने क्या उपाय सुझाया? हाँ, इनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, या बजट में सरकार अगर हार जाती है बजट तो वो सरकार गिर जाती है, तो बजट में सरकार गिर जाए, या चुनाव के बाद हंग असेंबली हो जाए या हंग लोकसभा हो जाए, इन तीनों स्थितियों के लिए लॉ कमीशन की सिफारिश ये है कि इनके लिए सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सरकार बच सकती है तो बचानी चाहिए, किसी और की सरकार बन सकती है तो उसको बनाना चाहिए, और फिर भी कोई रास्ता ना निकले तो जो उस विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए चुनाव हो वो सिर्फ उस बचे हुए समय के लिए हो। अगर मान लीजिए 2019 की लोकसभा 2023 में कोलैप्स कर जाए तो 2023 में जो लोकसभा का चुनाव हो 2028 तक के लिए ना हो, 2024 तक, जैसे कि राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में भी जो बीच में जी जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है बीच में, या रिटायर होते हैं, कोई इस्तीफा देते हैं, तो वो उसी बचे हुए उतने के लिए होता है। तो वो उनका ये है कि फिर वो मेंटेन हो जाएगा। हाँ, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपने तरीके सुझाए कि ऐसे किया जा सकता है। जी। अब देखते हैं कि ये जो कमेटी गठित हो रही है वो इसमें से कितनी बातों पे सहमत होती है। एक बात और समझ में आ रही है, कमेटी भी शायद ऑल पार्टी कमेटी बनने वाली है, ऑल पार्टी कमेटी। एक बात समझ में आ रही है कि लगभग 50% लोग सहमत हैं, मोटा मोटी
50% दल, और 50% जो कांग्रेस समेत और दल हैं वो शायद अभी सहमत नहीं हो पा रहे हैं। एक वजह इसकी ये भी बताई जा रही है कि जो जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, बीजेपी को इसमें फ़ायदा ये दिख रहा है कि अभी उनके पास नायक है, नेतृत्व है, हाँ। तो उसमें जो है इनको फ़ायदा दिख रहा है, और शायद कांग्रेस इसी आधार पर विरोध कर रही है कि अभी उसको नुकसान दिख रहा है। तो बता ये रहे हैं कि शायद राष्ट्रीय दलों को जो है इसमें फ़ायदा होगा, बेशक अभी कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है, लेकिन आगे चल करके फ़ायदा हो सकता है। लेकिन प्रांतीय दल भी इसके पक्ष में, बीजू जनता दल इसके पक्ष में है। जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है उसने लॉ कमीशन में अपना पक्ष रखा है, इसके समर्थन में रखा है। तो कई क्षेत्रीय पार्टियां भी इसके पक्ष में हैं। ऐसा नहीं है कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां इसके खिलाफ। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसके पक्ष में। तो ऐसा नहीं है कि छोटी पार्टियां एक देश एक चुनाव से डर रही हैं। उनको लगता है कि इसी बहाने उनको फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह भाजपा ये जोड़ रही है या राष्ट्रीय पार्टियां ये मान रही हैं कि एक देश एक चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे, तो लोग राष्ट्रीय चुनाव के लाइन पे उनको वोट कर देंगे और उनको फ़ायदा हो सकता है उन राज्यों में भी जहां उनकी स्थिति कमज़ोर है। लेकिन उसी तरह छोटे दल भी सोच रहे हैं कि हमारी वजह से, मतलब स्टेट के इलेक्शन और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो हमको हो सकता है विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में फ़ायदा हो जाए। वाइस वर्सा है ये। हाँ, तो दोनों अपने अपने ताक में लगे हुए, दोनों का अपना अपना दाव है, और उसी दाव के आधार पर लोग समर्थन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बेशक ये संघवाद के खिलाफ बताया जा रहा है इस पूरे कंसेप्ट को, लेकिन यदि इसके लॉजिक में जाएंगे तो कई चीज़ें ऐसी है जो इसके समर्थन में भी है। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। दूसरी बात ये है कि इस देश में जो है 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं, कभी किसी राज्य का, कभी स्थानीय निकाय का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, तो बहुत काम सफ़र करता है, विकास का काम नहीं हो पाता है, योजनाएँ लॉन्च नहीं हो पाती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इसकी भी चर्चा है कि महाराष्ट्र में 365 दिन में 2016 में 307 दिन चुनाव आचार संहिता लगा हुआ था। लोकसभा का, फिर ये चुनाव, फिर वो चुनाव, इस तरह से। उसी तरह राजस्थान का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है कि 365 दिन में इतने दिन तो आचार संहिता लगा होता, और आचार संहिता के कारण विकास के काम नहीं हो पाते, पॉलिटिकल फैसले नहीं हो पाते, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन सारी दिक्कतों से यदि ऐसा हो जाता है, राजनीतिक दल राजी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक बात और समझ में आ रही है कि जितने भी संविधान संशोधन पारित कराने होंगे 2/3 बहुमत चाहिए, फिर राज्यों से उसको अप्रूव कराया जाएगा, क्योंकि जब तक राज्यों से सहमति नहीं मिलेगी तब तक ऐसा कानून लागू नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ संविधान संशोधन के कई प्रोसेस है। एक तो साधारण बहुमत से भी हो जाता है, एक 2/3 बहुमत से होता है, उसमें राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तो इसलिए राजनीतिक दलों का राजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो राजी नहीं होंगे तब तक इसको लागू करना मुश्किल होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सर्वदलीय कमेटी गठित की गई है कि क्या सिफारिश करती है, जो भी इसमें और अपडेट नहीं, इसमें लॉ कमीशन में ही ये लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रेटिफिकेशन स्टेट से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बता रहा है कि संविधान के क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 368 के तहत इसका सरकार रेटिफिकेशन करा सकती है, लेकिन एक कॉशन के तौर पे, लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं, अनिवार्यता नहीं है। इसके लिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में चेंजेस होने हैं और लोकसभा के लोकसभा का जो वर्किंग रूल है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, विधानसभा के वर्किंग रूल में चेंजेस होंगे, वो सदन की कार्यावली जो उसमें चेंजेस होंगे, तो उसको रेटिफिकेशन की जरूरत राज्य से नहीं है, लॉ कमीशन का ये मानना है। लेकिन वो ये सलाह दे रहे हैं कि एक कॉशन ऑप्शनल, ताकि उनकी रजामंदी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 आधे राज्यों से कम करा लें। तो जो भी इसमें और अपडेट मिलता है, ऑप्शनल ही सही, लेकिन यदि 50% राज्यों से सहमति ले ली जाती है तो उसमें एक ये रहता है कि एक किसी पे जबरदस्ती थोपना, एक उनकी सहमति ले लेना। 50% राज्य तो सर भाजपा के पास है ही, एनडीए के पास है ही। हाँ। किसकी सहमति चाहिए? कांग्रेस के पास तो गिन के 3 राज्य। यदि जबरन भाजपा थोपना चाहेगी तब तो कर सकती है, लेकिन यदि चाहेगी कि क्षेत्रीय दलों का इसमें सहयोग मिले या विरोधी दलों का सहयोग मिले तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि अधिकांश की सहमति मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है मोदी जी के पास ये मौका है कि वो चौका मार लें एक देश एक चुनाव का। उनकी सरकार के पास यही मौका है कि वो जितने चौके मारना चाहे मार लें। राज्यसभा में भी उनके पास अगले कुछ समय में अगले साल जाकर लास्ट में जो है बहुमत आ जाएगा। उसके बाद अगर ये चौका छक्का नहीं मारेंगे तो जनता 2024 में इनसे बहुत सारे हिसाब लेगी, क्योंकि अभी तक तो ये मान के जनता चल रही है कि ये लोकसभा से पास भी करके राज्यसभा में फंस जाते हैं, तो राज्यसभा में फंसने की भी सीमा खत्म हो जाएगी। उसके बाद आधा देश अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में तो कांग्रेस मुक्त भारत में कांग्रेस में बचा। वो तो मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान इनको छत्तीसगढ़ मिल गए 4, नहीं तो
ये तो साफ ही थे। लेकिन 180 डिग्री पे भी कभी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके परपेचुअल मिला हुआ है, हमेशा के लिए मिला हुआ है, किसी सत्ता आप ही के पास रहेगी, कभी कांग्रेस की बारी आ सकती है, कभी फिलहाल के लिए हाँ, फिलहाल के लिए तो अगर इनको आधे राज्यों से रेटिफिकेशन कराना भी है हाँ। तो आधे राज्य तो इनके पास हैं ही। हाँ, उसको मतलब जबरन थोपना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये सहमति लेनी सर चाहिए। राज्य में महाराष्ट्र की भी उतनी ही बड़ी गिनती होगी, पश्चिम बंगाल की जितनी होगी, और त्रिपुरा की गिनती भी राज्य में ही होगी, दिल्ली की भी गिनती राज्य में ही। तो राज्य है, वो छोटा राज्य हो बड़ा राज्य, इनके पास सरकारें तो हैं ही बहुमत। चलिए देखते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि इसको किसी तरह से किया जाए। अब कमेटी गठित हो गई है, वो क्या रिपोर्ट देती है, वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी देखेगी और कैसे इसमें समर्थन जुटाती है। ज़्यादा से ज़्यादा दलों का जितना समर्थन मिलेगा उतना ही इसको लागू करने में आसानी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा हम फिर लेके हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।